Hi guys, I'm back again after a long time. First video when I uploaded in 2021 November. After getting my first job, my experience, that how I all cleared, and like I just got busy in my life, in my schedules, and all the things. So today I finally get a chance, to interacting with you guys. तो अभी क्या सीन है, कैसे कैसे मैं जस्ट वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इतने टाइम से कहाँ था, क्या चल रहा था और मैंने अभी तक इसमें क्या क्या किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ई क्लर्क्स. आफ्टर आई थिंक मेरे को ई क्लर्क्स का लास्ट डे था मेरा 20th of December 2022. इन जस्ट अ ईयर आई लेफ्ट ई क्लर्क्स और उसे छोड़ने के लिए मेरे पास मेरे हाथ में क्या ऑफ़र लेटर थे, मेरी सैलरी उस टाइम पे कितनी थी मैं वो भी बताऊंगा, एंड वहाँ की जर्नी कैसी थी, उसके बाद मैंने अपने करियर में क्या सोचा और फिर मैं अभी करंट क्या हूँ. सो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू गाइज़ वांट टू फॉलो मी ओवर लिंक्डइन, सो यू गाइज़ कैन फॉलो मी. दिस इज़ माई प्रोफाइल विच यू आर सीइंग दैट. माई नेम इज़ आशीष गुप्ता and currently I'm working with Genpact as a senior associate. Last organization I was working with, it was eClerx. As a financial analyst I was working there. So अभी move करते हैं आगे back to here के सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी बंदों ने मेरे कमेंट्स में पूछा हुआ है, भाई सैलरी कितनी थी एज एन एनालिस्ट, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, व्हाटएवर यू से. सो देखो यार, चलो आज फ्रेंकली बात करते हैं. तो मैं एक MBA फ्रेशर था, कोई एक्सपीरियंस था नहीं. 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की BBA, उसके बाद 2020 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई. इट वाज अ डिस्टेंस लर्निंग अगेन, एंड इन दिस उसके बाद भी मैंने 2 साल का जस्ट बिकॉज के कोविड आ गया था तो मैं अपने घर पे था. तो फॉर द 4 years आई वाज एट माई होम. In 2000 after 2018 आई वाज एट माई होम एंड 4 years के बाद मेरी एक जॉब लगी थी एंड मुझे चाहिए था यार कोर फाइनेंस. ओके, आप ये ज़रा टर्म पकड़ के चलना, कोर फाइनेंस, क्योंकि ये आगे तक हम इस पे बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी पे आ जाते हैं. एज एन एनालिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट व्हाटएवर यू से इन ई क्लर्क्स यू गेट मैक्सिमम 2.5 लाख एज एन अ फ्रेशर. ठीक है, अगर आप किसी दूसरी प्रोफाइल से आ रहे हैं, आपके पास इरेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो वो 3-3.5 लाख कितना चला जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा. एज एन अ फ्रेशर आप 2.5 लाख 2.5 लाख इज़ मैक्सिमम, आप इतना ही कंसिडर करके चले. सो दिस वॉज माई पैकेज. इन हैंड आता था 18,000. उसमें भी आपका फिर PF ऑप्शनल था, कुछ को कटवाना था या नहीं कटवाना था. तो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया कि हाँ मुझे PF कटवाना है, तो वो कट कुटा के 14,000 समथिंग आता था. तो बेसिकली कुछ नहीं आता था. बट अगेन एज अ करियर स्टार्ट था तो कोई इशू नहीं था मेरे को. मैं एक एक्सपीरियंस के लिए गया हुआ था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. स्टार्टिंग जो चला वहाँ पे थोड़े, चलो दूसरे प्रोफाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं. मैं ये प्रोफाइल बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एनालिस्ट, बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड प्रोफाइल. ई क्लर्क्स में आपकी डेटा साइंस की है, कोडिंग की है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की भी प्रोफाइल है. मुझे उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, एक्चुअली पता है बट अभी अपना टॉपिक, जब चैनल का नाम ही है फाइनेंशियल एस्पिरेंट्स, सो हम इसी पे बात करेंगे. इफ़ यू गाइज आर सीनियर एनालिस्ट, अगर आप वहाँ पे एज अ सीनियर एनालिस्ट जा रहे हो, सो वो देखो 2 कंडीशन में जाते हैं. फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, अगर आपकी कहीं से कॉलेज प्लेसमेंट हो रही है तो वो सीनियर एनालिस्ट जाते हैं. उनका पैकेज भी ज़्यादा नहीं होता, 3.5-4 तक मैक्स होता है. 4 तो बिल्कुल मैक्स है. अगर आपका प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन एज अ जैसे एनालिस्ट हैं आप, तो वो 18 मंथ्स में होता है. बट 18 मंथ से पहले ही करने लगे थे, मेरे टाइम पे कर रहे थे. 12 मंथ्स में ही आपको प्रमोशन दे देते हैं. एंड प्रमोशन के बाद जो भी आपका पैकेज होता है वो 3.5 तक ही जाता है, ज़्यादा कुछ जाता नहीं, 2.5 से 3.5 हो जाता है. सो इतना ठीक है जो भी है. अब मैंने नहीं लिया था, मैं उस सब पे भी बात करूँगा. ये तो बात थी सैलरी की. अभी इससे ज़्यादा तो मुझे खैर पता नहीं ज़्यादा, मैं भी क्योंकि मैं 1 साल ही रहा हूँ और 1 साल में भी 6 महीने मेरा वर्क फ्रॉम होम था. जब अभी स्टार्टिंग करते हैं कि सैलरी की बात तो यहाँ तक हो गई. इसके बाद मैं अब बताऊँगा कि मेरी लाइफ इसमें कैसी रही, क्या क्या जर्नी रही. ऑफ़र लेटर्स जब मैं निकला, बंदे के मन में सबसे बड़ा डाउट होता है, क्योंकि जो तुम वहाँ काम कर रहे होते हो ना, तुम्हें उस काम को करते करते अपने आप पे इतना डाउट हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकल के कुछ नहीं मिलने वाला. तो उस मिथ को तोड़ने के लिए मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि इन अ 1 year आई हैड 11 ऑफ़र लेटर्स. और कंपनी के नाम बताऊंगा तो यार यू गाइस गोना शॉक कि यार इस बंदे को 11 ऑफ़र लेटर्स मिले कैसे, वो बात अलग है. टोटल मैंने अराउंड 60 के अराउंड इंटरव्यूज़ दिए थे. 60 में से सिर्फ 11 ही क्रैक हो पाए.
बट 11 भी उनमें से HSBC, आपका डेलोइट था, आपका डोइशे था। तो ऐसे ऐसे 11 बैंक, मतलब 11 कंपनीज़ के ऑफ़र लेटर थे, और 11 में से इन सब में से मैंने जेनपेक्ट ही क्यों चुना, उसका भी रीज़न है मेरे पास प्रॉपर। करियर में मैंने कैसे मूव ऑन करने के लिए सोचा, जेनपेक्ट क्यों आए वो भी बताएंगे, और अभी मेरे इस चैनल के रिगार्डिंग आगे क्या प्लान्स है हम उस पर भी बात करेंगे। आई होप सैलरी वाला पॉइंट सबको क्लियर है, इसमें ज़्यादा और कुछ डिटेल है नहीं। आप फ्रेशर्स जा रहे हो, अनएक्सपीरियंस जा रहे हो, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करो मत, चुपचाप एक बार घुसो, पता करो चीज़ें क्या हैं, अपने आप एनालाइज़ करो, फिर आगे खुद डिसाइड करो अब क्या है। तो लाइफ के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि मैं इस फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब हुआ था ज्वाइन तो मेरे को 1 वीक के अंदर अंदर समझ आ गया था दिस इज़ द प्रोफाइल दैट आई डोंट वांट। मेरे को ये कोर फाइनेंस चाहिए था और ये है नहीं। कोर फाइनेंस जितनी नॉलेज भी नहीं थी, वो बात भी सच है, बट यार वो तो है ना कि यार ये तो नहीं है, कुछ और ही चाहिए अपने को। यहाँ पे जो काम था बेसिकली, चलो मैं इन सब पे बात में आऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा जाएगा, एक बार में अगर स्टोरी चलेगी तो फिर वो लंबी चली जाएगी। हम बात करेंगे कि मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। आपको ये इंटरव्यूज़ के बारे में पता ही है। जब 6 मंथ का मेरा वर्क फ्रॉम होम था, 6 मंथ बाद मेरे को बोला गया कि यार अब आपको ऑफिस पुणे ब्रांच, आपको हिंजेवाड़ी, आपको यहाँ आना होगा और ऑफिस आके ही वर्क होगा। मैं ठीक है, तो ऑफिस आने के लिए फ़्लाइट, दिल्ली से फ़्लाइट टिकट्स बुक कराई ई-क्लर्क्स ने, मेरा कुछ नहीं गया। मेरे घर से कैब का जो भी वो था 700-800 हज़ार रुपये के आसपास जो भी था, मेरे घर से एयरपोर्ट तक वो ई-क्लर्क्स ने दिया। फिर पुणे एयरपोर्ट से लेके जो मेरा गेस्ट रूम था, मुझे स्टार्टिंग के 15 डेज़ तक का गेस्ट रूम मिला था, उसके अंदर के अराउंड 7-8 तक के एक्सपेंसेस को भी ई-क्लर्क्स ने ही कवर किया था। बेसिकली उसमें जो मैं खा रहा था, पी रहा था, वो सब के मेरे को बिल्स रखने थे। तो आप जो भी जानते होंगे, अब आई डोंट नो अब है नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का टाइम था और बंदे आ नहीं रहते, जा नहीं रहते, तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा इशू था। कोविड ऐसा नहीं कि कोविड चल रहा था, 2022 की बात कर रहा हूँ, ये अराउंड अप्रैल, तो अब से ऑलमोस्ट 1 साल पहले। तो ऐसा सच कुछ ज़्यादा वो नहीं था, तो आप समझ सकते हैं। बट ई-क्लर्क्स ने जो भी उस टाइम पे दिया, आई डोंट नो अब है नहीं है। तो वहाँ जाके मेरा फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट डे ऑफिस था वो काफ़ी आई वुड से यूनिक रहा, क्योंकि आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जनरली सब कुछ सही चल रहा होता है। मुझे वहाँ पे फर्स्ट डे ऑफिस पॉलिटिक्स बड़े अच्छे से देखने को मिली। वो क्यों? क्योंकि सेम डे आपके अप्रेजल्स आए थे, किसी को 2%, 4%, 5%, 7% ये मैक्स मिल रहा था, और बंदे एक दूसरे को देख देख के क्लस हो रहे थे। जो अभी सामने के सामने, जैसे मैं ऑफिस में गया हूँ, मेरी 2-4 बंदों से बातचीत हो गई, तो बंदे आ रहे हैं, हैंड चेक कर रहे हैं। मैं जनरली जानता नहीं था किसी को, क्योंकि मैं फ्रेशर था और मेरी ज़्यादा किसी से बातचीत थी नहीं। और आप एक बंदे से मिल जाते हो जो सीनियर है और वो पूरे ऑफिस में सबको जानता है, तो आप उसके साथ आगे पीछे पूंछ बन के घूम रहे होते हो। तो मेरा वही हाल था, मैं भी पूंछ बन के पीछे घूम रहा था। वो जिससे भी मिल रहा था तो सब एक दूसरे के मुंह पे तो सब अप्रिशिएट कर रहे थे, बट बैक जैसे ही वो चला जाता था तो एक दूसरे के पीछे, यार ये तो ऐसा है वैसा है। तो वो मुझे फर्स्ट डे मेरे को बड़े अच्छे से दिख गया। मैं अच्छा यार, क्योंकि अप्रेजल्स हुए थे और सब एक दूसरे के लिए, किसी को तो जैसे बता देते ना यार 5% मिला, 7% मिला, वो एक थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी वहाँ पे है। मैं उसका थोड़ा एम्बियंस भी बता दूँगा ई-क्लर्क्स का कैसा था। बट कोई नहीं, अगेन वहाँ पे मेरे को 6 महीने जैसे मैं और रहा हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर मैंने रिज़ाइन करके मैं वहाँ से पूरा 1 साल के अंदर अंदर मैं ई-क्लर्क्स से निकल गया था। वर्क करते करते ई-क्लर्क्स में मेरे को, जब मैं वर्क फ्रॉम होम पे था, मेरे को समझ आ गया था ये प्रोफाइल वो नहीं है। वो क्यों मुझे चाहिए थी कोर फाइनेंस। यहाँ पे जो वर्क था, मेरी को जो प्रोफाइल मिली, बेसिकली एक प्रोजेक्ट है C1 जिसमें मैं था। C1 में प्रोफाइल थी, मेरी टीम थी वेल्थ मैनेजमेंट करके। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब आप कुछ ज़्यादा अच्छा मत समझ लेना। मेरी प्रॉक्सी की टीम थी, तो काम कुछ नहीं था, कॉपी और पेस्ट था, कंट्रोल C कंट्रोल V। दिस इज़ ऑल व्हाट आई वाज वर्किंग देयर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। जब मेरा लास्ट टाइम चल रहा था, व्हाट वाज दैट, कि मैं अपने नोटिस पीरियड पे था, तो मेरा जब सीनियर मैनेजर से मेरी बात हुई तो उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या है, सब कुछ तो सही कर रहे हो तुम्हें तो कुछ होना ही चाहिए। हम तुम्हें जनरली 18 मंथ्स का है आपका अप्रेजल्स और आपका प्रमोशंस, हम तुम्हें अभी दे रहे हैं, जो आपका ऑफ़र लेटर है हम उसे मैच कर देंगे एंड ऑल दिस, जस्ट स्टे हियर एंड सीनियर एनालिस्ट बन जाओगे। तो इन जो एनालिस्ट हैं इन्हें सिखाओ, इनसे काम कराओ। मेरा सिंपल सा फंडा था, सर मुझे यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। लाइक ही सेड कि यार तू कर तो रहा है, सब कुछ तो कर रहा है, और क्या सीखना है। मैं कोर फाइनेंस ढूंढ रहा था, तो मैंने वो समझाने की कोशिश करी। उन्हें भी काफ़ी हद तक समझ आया। काफ़ी जो मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो ये कहूँगा, मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है। बाकी सभी का अपना अपना अलग है। मेरी जो प्रोफाइल थी वो थी प्रॉक्सी
की प्रॉक्सी टीम थी बेसिकली। तो जब ये जो मेरी स्टार्टिंग की 3 वीडियोस भी है, इन तीनों वीडियो में किसी एक पे कमेंट था कि यार मैंने उसमें बोला हुआ है कि वर्क ज़्यादा लोड है नहीं, तो मैं तो बड़ा चिल रहता हूँ। तो एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि अभी ना थोड़ा टाइम हो जाने दे, फिर तेरे को पता चलेगा एग्जैक्टली वर्क कितना है और यहाँ पे ना काम गंदे वाली मारते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं 1 बजे, मेरा 1 to 10 की शिफ्ट थी, ईमेल शिफ्ट थी, तो मैं 11:30 बजे उठता था, ठीक है, अपने रूम पीजी से निकल के ऑफिस में 1 बजे तक पहुँचता था। मतलब ऐसे नहीं कि 11:30 बजे उठता था, मैं 10-15 मिनट पहले निकलता था, 1 बजे पहुँचता था। 11:15 तक तुम पहुँच सकते हो, कोई इशू नहीं है, हर कॉर्पोरेट कल्चर में इतना वो होता है। वहाँ जाके मैं 1 आवर वर्क करता था, 1 से 2 बजे तक। 2 बजे मैं चला जाता था ब्रेक पे, 2 से 3 मैं लंच करता था अपना, एंड देन मैं 3 बजे वापस आता था। 3 से 5 मैं कंटिन्यू वर्क करता था, 2 घंटे, टोटल 3 घंटे का काम हो गया। और 3 घंटे के अंदर अंदर मेरा काम, डे का काम कंप्लीट हो जाता था। इसके बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचता था। अभी कुछ बंदे कहेंगे ऐसा कैसे यार, ये तो कुछ गलत ही बता रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोफाइल्स हैं ना, वहाँ पे मैक्सिमम जो टीम है वो अपने जो 9 आवर्स हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी स्ट्रेच कर रहे हैं। सैटरडे संडे वीकेंड्स पे भी वो काम कर रहे हैं। मेरा टीम मेट्स नहीं, मेरे जो रूममेट्स थे वो सैटरडे संडे भी सपोर्ट कर रहे थे बैठ के वहाँ, और काफ़ी गंदी हालत हो जाती थी उन लोगों की, मैंने बड़े अच्छे से देखा है। बट कोई नहीं, लकीली मुझे टीम ऐसी मिली, या फिर ये कह लो कि यहाँ पे लर्निंग भी ज़्यादा कुछ थी नहीं। तो क्योंकि दूसरी जो टीम थी आपकी इंटरेस्ट क्लेम की, डिविडेंड्स की, कैप्स की, या फिर बॉन्ड्स की, तो उन सब में बहुत कुछ था, या फिर स्वैप्स की थी, फॉरेन एक्सचेंज की थी वहाँ पे। तो उन सब टीमों में काफ़ी काम था और वो बड़े परेशान भी रहते थे, मतलब उन्हें खाना खाने तक का टाइम नहीं होता था। और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मैं जैसे 5 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता था, 5 बजे फिर ब्रेक पे चलते थे, 6 बजे तक आते थे टी ब्रेक पे, ठीक है। 6 से 15 मिनट की हमारी कॉल होती थी, रोज़ होती थी क्लाइंट के साथ। अमेरिका फ़ोन लगता था, यूएस क्लाइंट था हमारा। 15 मिनट और बैठते थे, 6:30 बजे हम फ्लोर से फिर निकल जाते थे। 8 बजे तक हम पूल, वहाँ पे कैफेटेरिया के बराबर में एक हमारा प्लेइंग अरीना है, तो वहाँ पे पूल खेलता था 1.5 घंटे पूल खेलने के बाद फिर डिनर करता था आधे घंटे, और 8:30 बजे मैं अपने फ्लोर पे वापस आता था। थोड़ी देर इधर उधर बैठा, कोई एड ऑक रिक्वेस्ट हुई तो वो कर लिया। उसके बाद 10 बजे तो ऐसे भगते थे हम, जैसे स्कूल से छुट्टी होती थी ना, ऐसे निकलते थे। कुछ काम ही नहीं था लिटरली मेरी टीम के पास और तो टीम में ज़्यादा बंदे थे नहीं, 10-12 बंदे थे, और सबके पास कुछ काम नहीं था, सब खाली बैठे थे। हार्डली ऐसा होता था कि किसी के पास 2-1 घंटे का काम होता था, मैं सच बता रहा हूँ, वरना किसी के पास कुछ काम ही नहीं होता था। रेस्ट ऑफ द टीम की लगी हुई होती थी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक मेरे को, तो जैसे मैं तो घर से मूड बना के गया था कि यार नेक्स्ट 6 मंथ में मेरे को कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, ये प्रोफाइल मुझे नहीं चाहिए। बट प्रोफाइल का मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज थी, मैं ये भी बात क्लियर कर दूँ। अभी मेरे को ऑफ़र लेटर्स 11 ऑफ़र लेटर्स थे मेरे पास जब मैं निकला ई क्लर्क से। तो मैं क्या करता था, जैसे ही मैं 10 बजे घर आता था, डिनर विनर में कर चुका होता था ऑफिस में ही, मैं रात को 4 बजे तक बैठ के पढ़ता था। पढ़ना क्या होता था, मेरे को चाहिए थे फाइनेंशियल मॉडलिंग, मेरे को चाहिए थी इक्विटी रिसर्च में, मेरे को चाहिए थे वो प्रोफाइल्स चाहिए थी जिनमें सच में करने में मज़ा आए। तो उसके लिए मैं पढ़ता था, बट ऐसा कुछ ज़्यादा मेरे को समझ आता भी नहीं था, और मैं कुछ ज़्यादा उखाड़ भी नहीं रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग। तो फिर वहाँ जाके क्या हुआ कि मेरे कुछ दोस्त भी बने। तो वहाँ होता है ना, मोटिवेशन आता है एक को देख के दूसरे को। तो जैसे जैसे दूसरों को देख के निकला, तो वो सब जा तो रहते आपकी कॉर्पोरेट एक्शंस में ही। इसमें रिकन्सिलेशन टीम भी आती है, इसमें केवाईसी टीम भी आती है आपकी, तो सो कॉल्ड टीम्स आती हैं। तो वो सब मेरे को चाहिए नहीं था। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मेरे को जो ये ऑफ़र लेटर वाली बात है, ये मिले कैसे, इसका सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा सपोर्ट है मेरे को, वो है Naukri.com का। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स या फिर मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स, एम्प्लॉयज़, आप लोग भी, आप जो ये देख रहे हैं, उन्हें सच में वो यूज़ करना नहीं आता है Naukri.com। अगर तुम्हें वो आता तो तुम्हें कीवर्ड्स गेम खेलना आता है। कीवर्ड्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट वो बंदों को नहीं आता। मैंने अपने उससे कम से कम 10 या 15 बंदों को बताई है, दे गाइस वर लाइक थैंकफुल टू मी कि यार तुमने ये जो Naukri.com यूज़ करना बताया है ना, इससे इतने कॉल, मैं बता रहा हूँ, मैंने 60 इंटरव्यूज़ दिए हैं बिना किसी से ये बोले कि यार मेरे को रेफरेंस दे दो। मेरे को सारे कॉल नौकरी से ही आते थे, और उसके बाद उनमें से मैं 11 ही क्रैक कर पाया अनफॉर्चुनेटली, या फिर फॉर्चुनेटली, कुछ भी कहो, अब वो तो आप समझ लो। बाकी मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि मेरे को सबसे हाईएस्ट पैकेज कैसे मिला। अगर इफ़ यू गाइस वांट कि मैं उस पर Naukri.com की प्रोफाइल कैसे बनानी है, क्या कीवर्ड्स कैसे कैसे यूज़ करना है, सो इफ़ यू वांट, सो यू कैन गिव इट अ हिट इन कमेंट्स कि यार उस पर लिख दो। तो अगर वो थोड़े से अच्छे नंबर आया तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ओवर दैट। एंड
कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अभी करंट प्रोफाइल है इक्विटी रिसर्च एंड ऑल दिस, तो मैं इसमें कैसे कीवर्ड्स यूज़ करना है, या फिर तुम्हारी जो करंट लाइक टू गेट द प्रोफाइल्स इन ई क्लब्स और समथिंग लाइक, तो इनके लिए क्या कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, मैं वो दोनों ही बता दूंगा। बट यू हैव टू मेंशन कि क्या नाम है, आपको ये वीडियो चाहिए समथिंग, तो मैं उसी के बाद बनाऊँगा। लेकिन इस चैनल से क्या मेरे को आगे देखना है, क्या सोचना है, वो सब भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी ऑफ़र लेटर की बात कर लेते हैं कि मेरे को कितने तक के मिले। मेरे को सबसे पहले 11 ऑफ़र लेटर मिले थे, ठीक है। तो 11 में से नाम बता देता हूँ। आपका एक FIS है, पुणे से ही था। डॉइचे था, आपका जो एयरपोर्ट वाली लाइन है ना, एयरपोर्ट से पहले पड़ जाता है पुणे में, वहीं था। और डेलोइट मुंबई से आया था मेरे को। JP Morgan मैंने बीच इंटरव्यू में मना कर दिया था क्योंकि प्रोफाइल सच में अच्छी नहीं थी। और बट ये मैं अभी उसमें ऑफ़र लेटर काउंटिंग में नहीं डालूंगा। तो 3 ही बताए अभी तक मैंने। उसके बाद मेरा बैंक ऑफ अमेरिका से था, मेरे को HSBC था एंड एक्सेंचर से था, और स्टेट स्ट्रीट से था, HCL से था, और आपका इन्वेस्को है हैदराबाद में, वहाँ से था। एंड एक मेरा जेनपैक्ट हो ही गया, एक और था यार, एक बार्कलेज खराड़ी, ठीक है। तो ये मेरे मेजर होल्डिंग थे जहाँ से था। और सबसे हाईएस्ट था इनमें डॉइचे का 9.5 लाख का पैकेज था। 2.5 लाख से 2.5 लाख से मेरे को मिल रहा था 9.5 लाख। बंदों के जो मैक्सिमम थॉट्स होते हैं ना कि यार अगर 4.5 का मिल गया, 5 का मिल गया, सो वी वुड बी ग्रेटफुल। बट यार मुझे मिल गया था, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि यार पढ़ा भी सच में बहुत कुछ था। मैंने अपना प्रोसेस तो पढ़ा ही था, मैंने हर बंदे का प्रोसेस पढ़ा था। मुझे जो भी दूसरे प्रोसेस के भी बंदे मिल जाते थे, मैं सबसे उनके प्रोसेस पूछता था, पूरे नोट्स बनाता था। एंड कोई बात नहीं, आज वैसे डेट है 13 सितंबर। एंड जैसे मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास मेरा रजिस्टर, वही वाला रजिस्टर जिसमें मैंने वो सारे नोट्स बनाए थे, तो उन सब में वो सब भी लिखा हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यार लोगों से मिलो, बात करो और नोट्स वोट्स बना के रखो, तो नोट्स से काफ़ी हेल्पफुल होती है आपकी चीज़ों के लिए। एंड ओके, बैक टू द थिंग्स कि मेरा जो ऑफ़र लेटर था, जब मैंने वो था, इतने अच्छी चीज़ थे, तो मैं जेनपैक्ट क्यों आया। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे को कोर फाइनेंस प्रोफाइल चाहिए थी। एंड जब ना ये जो मेरी करंट प्रोफाइल है इन जेनपैक्ट, इट्स नॉट अ कोर फाइनेंस प्रोफाइल, बट इट इज़ समथिंग विच कैन लीड मी टू देयर। ये वो प्रोफाइल है कि ये मुझे वहाँ तो लेके जाएगी, बट ये एग्जैक्टली वो प्रोफाइल नहीं है। तो मैं सोच के आया था कि इन 1 ईयर मैं यहाँ से भी निकल जाऊँगा और यहाँ से काफ़ी कुछ सीख लूँगा। अभी सीन क्या है कि मुझे आइडिया था नहीं, सच में बताऊँ तो, जेनपैक्ट वाली प्रोफाइल का भी। सो मेरे कज़न हैं, मैंने उनसे जब बात करी तो मैं उनसे बोल भी रहा था कि नहीं मैं तो जेनपैक्ट ही जाऊँगा, क्योंकि वो सॉरी मैं उनसे बोल रहा था कि मैं डॉइचे ही जाऊँगा, क्योंकि वो मेरे को 9.5 लाख ऑफ़र कर रहे हैं। दैट्स रियली ह्यूज। उन्होंने मेरे को समझाया, देख ये प्रोफाइल्स ना तुम्हारी OPS प्रोफाइल है, ऑपरेशंस प्रोफाइल है, इन सब में इतना कुछ है नहीं। ये एक टाइम तक तो बढ़ती हैं, उसके बाद इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद आप खुद कहोगे कि यार अब आगे कुछ हो नहीं रहा, फिर आपको ना हियरार्की अपनी प्रोफाइल्स की बढ़ानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप उस रेस में आ जाते हो, अब मैनेजर बनना, अब सीनियर मैनेजर बनना, अब ये बनना, वो बनना। आप अपनी नॉलेज के बेस पे कुछ नहीं उखाड़ रहे होते, ठीक है ना। आप वो उस गेम में आ जाते हो कि यार मैं तो 10 बंदों की टीम मैनेज कर रहा हूँ, मैं 50 बंदों की टीम मैनेज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन जो कोर फाइनेंस के बंदों की जो मज़ा होता है ना, जो उन्हें गेम खेलने में मज़ा आता है, वो एक अलग चीज़ होती है। मुझे वो चाहिए थी। लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अभी क्या है, जब मेरे कज़न्स ने मेरे को ये सजेस्ट किया तो मैं यहाँ आ गया, और यहाँ मेरा करंट CTC है 5.5। मैं अगेन रेडी हो गया इस पर, मेरे को कोई इशू नहीं था, क्योंकि यार मुझे प्रोफाइल चाहिए थी और मुझे प्रोफाइल मिल गई थी, ठीक है ना। और आज की सिचुएशन ये है कि मैं जब करियर के लिए इतना सीरियस हूँ, तो मुझे जेनपैक्ट से वो ही चीज़ें मिल रही हैं। एंड अभी मैंने मूव ऑन करने का लिए प्लान हो गया है मेरा, और यहाँ से अब आगे की चीज़ें सोच रहे हैं। तो आगे इस चैनल से मेरी क्या, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब यहाँ पे और क्या पोस्ट करूँगा। दिस माइट बी द लास्ट वीडियो रिगार्डिंग द ई क्लर्क्स। इससे बात तो अब शायद ही कोई, इस पर मैं कोई वीडियो बनाऊँगा। और एक चीज़ और, ये जो 19,000 20,000 समथिंग व्यूज़ आ रहे हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ने, जो ई क्लर्क्स के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई है। और मैं काफ़ी बंदों से वहाँ मिला भी हूँ। एंड दे गाइस लाइक यार हमने तेरी ये सारी वीडियो देखी है, तीनों वीडियो देखी है। उस टाइम पे मैंने कुछ और वीडियोज़ भी इस पर अपलोड करी हुई थी, उन्होंने वो भी देखी थी, मैंने बाद में डिलीट कर दी। दैट वाज अगेन टू मच अबाउट द ई क्लर्क्स, तो वो सब मैंने डिलीट कर दिया। एंड लास्टली मैं अब ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे, लाइक इफ़ यू गाइज वांट टू फॉलो मी ओवर द लिंक्डइन, दैट्स गुड। और यहाँ भी मैं जो आगे शेयर करूँगा वो फाइनेंशियल मॉडलिंग,
इक्विटी रिसर्च या फिर आपके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपनी जो प्रोफाइल है कोर फाइनेंस की, इनमें कैसे आप एंट्री ले सकते हैं, कैसे कैसे आपको बेसिकली मैं एक ट्राई करूँगा कि सिखाने का, अगर मैं सिखा पाया आई वुड लाइक रियली ट्राई माई बेस्ट। और मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे भी मैं अगेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन पोस्ट, तो this might be helpful for you. So if you guys are looking for the core finance, as I've already named my YouTube channel as a financial aspirants, so if you are guys looking or interested in that, so keep following on this and give a hit in the comments that yeah, what you want or what kind of content you are looking for. मेरा तो मेजर वही है कि यार मैं अपना कोर फाइनेंस पे ही बनाऊँ, बाकी अगर कुछ अलग कुछ रिक्वेस्ट आएगी, इफ़ आई एम हैविंग नॉलेज, एक तो होते हैं यार ज्ञान बांटने वाले पूरे यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, कुछ होता उनके पास रियली है नहीं और वो हर चीज़ पे ज्ञान बांट रहे होते हैं, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं वो देखूंगा कि यार मेरी इसमें कॉम्पिटेंसी है नहीं है, मेरे को अच्छे से पता है नहीं है, तो मैं वो चीज़ देख के फिर उस पर कुछ बातें शेयर करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू लर्न, देन आई गोना शेयर इट विद यू गाइज। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे गाइज, थैंक यू वेरी मच।